बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि जब हम पढ़ रहे थे तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हमें सबक सुनाना भी पड़ेगा वरना ज़्यादा तवज्जो से पढ़ लेते। तो खैर जो भी मतलब उस लेक्चर से जो फाज़िल साहब ने हमें पढ़ाया उससे कुछ एक्सट्रैक्ट किया है, कुछ थोड़ा बहुत बाद में कुछ स्टडी किया है। तो उसमें जो है कुरान और फ़िलासफ़ी, इसमें बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ भी हैं और बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। अगर स्टार्ट करें तो फ़िलासफ़ी से अगर स्टार्ट करें इसकी डेफिनेशन से, तो फ़िलासफ़ी जो है ये ग्रीक बेसिकली वर्ड है जिसमें दो वर्ड्स का ये कॉम्बिनेशन है, फ़िलो और सोफ़ी। तो इसका मीनिंग बनता है लव ऑफ विज़डम। ये तो एक इसका लिटरल मीनिंग है, लव ऑफ विज़डम। इसका अगर अरबिक में देखा जाए तो जो करीब तरीन वर्ड बनता है वो अल हिकमा है, जो कुरान में भी आया। और उसका एक मुझे जो रेफरेंस मिला है वो मैंने यहाँ पे कोट किया है कि यूतिल हिकमा मन यशा व मन यूतल हिकमा फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा व मा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। He gives wisdom to whom he wills, and whoever has been given wisdom has certainly been given much good, and none will remember except those of understanding. और इसका मीनिंग ये है, come to know the essence of beings as they really are. एक तो वो है जो हमें नज़र आता है, लेकिन फ़िलासफ़ी या हिकमा का जो गोल है वो ये नहीं है कि जो नज़र आता है उसे बयान कर दें या उसके पीछे जो फिनोमेना है या उसके पीछे जो एसेंस है उस चीज़ का, उसको एक्सप्लोर करना फ़िलासफ़ी का मीनिंग जो है वो रिफ़्लेक्ट करता है। और कुरान में जो है वो हिकमा बहुत जगह पे आया है ये वर्ड, और इसका कुछ लोग तो कहते हैं कि ये दीन के ही नॉलेज को हिकमा कहा है, और कुछ लोगों के ख़्याल में ये कॉमन सेंस या विज़डम के लिए वर्ड यूज़ हुआ है, क्योंकि दीन के नॉलेज के साथ प्लस हिकमा भी कहा है, तो वो दीन से हट के कुछ है जो जिसे हम विज़डम कह सकते हैं। अब ये जो दोज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इन्हें हम फ़िलासफ़ा भी कह सकते हैं जिनकी तरफ इशारा किया गया है। और इसके अगर थोड़ा टाइम है तो मैं एक नज़्म है मेरे फेवरेट पोइट राशिद की, वो इस तरह ही है। फ़िलासफ़ी को मेरा ख़्याल है उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और इसमें जो रिलेशनशिप है फ़िलासफ़र का, फ़िलासफ़ी का, मीनिंग का, और जो इसमें हिंड्रेंस है वो क्या है जी। तो वो ये है कि समंदर की तह में, समंदर की संगीन तह में है संदूक में एक डिबिया में डिबिया में कितने मानी की सुबहें, वो सुबहें कि जिन पे रसालत के दर बंद अपनी शुआओं में जकड़ी हुई कितनी सहमी हुई। ये संदूक क्यों कर गिरा, न जाने किसी ने चुराया, हमारे ही हाथों से फिसल कर गिरा समंदर की तह में, मगर कब, हमेशा से पहले, हमेशा से 20 साल पहले। और अब तक है संदूक के गिर्द लफ्ज़ों की रातों का पहरा, वो लफ्ज़ों की रातें जो देवों की मानिद, पानी के लसदार देवों की मानिद। वो लफ्ज़ों की रातें समंदर की तह में तो बसती नहीं हैं, मगर अपने लारे पहरे की खातिर वहीं रेंगती हैं। संदूक के 400 शबो रोज़ रेंगती हैं। मैं बहुत सोचता हूँ, मानी की पाकीज़ा सुबहों की परियां रिहाई की उम्मीद में कभी अपने गव्वास जादूगरों की सदाएं सुनेंगी। तो ये जो रिलेशनशिप है, गव्वास हम कह सकते हैं फ़िलासफ़र्स को, जो मीनिंग ढूंढते हैं अल्फाज के पीछे। तो इसकी अगर हिस्ट्री देखी जाए तो एक तो पहला, इसको अदवार में अगर तकसीम किया जाए तो पहला दौर है एंशिएंट फ़िलासफ़ी का, जिसके ट्रेसिस हमें जो है अफ्रीकन जो नेटिव लोगों की जो फ़िलासफ़ी थी, जिसको पैगान रिलीजन जिसमें बाद में डेवलप हुआ। उसके अलावा इंडियन फ़िलासफ़ी है जो पुरानी वेदों की फ़िलासफ़ी है, और उसी दौर में इंडियन में जैन भी आ जाता है, बुद्ध मत की फ़िलासफ़ी है वो सारा। और उसके बाद
एंशियंट पर्शियन फ़िलासफ़ी है जो ज़ोरेस्ट्रियन की जो फ़िलासफ़ी थी। और ग्रीक में अगर देखा जाए तो हम इसको एंशियंट फ़िलासफ़ी का दौर जो है वो सुकरात से पहले वाला जो दौर है उसे हम एंशियंट फ़िलासफ़ी का दौर कह सकते हैं, जिसका जो एक थेल्स था जो इसका पहला फ़िलासफ़र, जिसे सुकरात ने भी पहला फ़िलासफ़र कहा है, पहला नाउन फ़िलासफ़र। तो फ़िलासफ़र की डेफिनेशन इस तरह से है कि वैसे तो हम सभी फ़िलासफ़ाइज़ करते हैं, कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से सोचते हैं, लेकिन अगर उसकी प्रोफेशनल ऑथेंटिक डेफिनेशन देखी जाए तो वो ये है कि ऐसा आदमी जो मीनिंग की तलाश में है लेकिन उसके लिए रीज़निंग यूज़ करता है, किसी रीज़न की बुनियाद पे वो उसकी लॉजिक पेश करता है, तो उसे हम फ़िलासफ़र कहेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट दौर है वो है क्लासिकल फ़िलासफ़ी का। क्लासिकल फ़िलासफ़ी एक्चुअली जो हमारा मौजू है वो ये दो तरह की फ़िलासफ़ी है, एक क्लासिकल और एक मेडिवल फ़िलासफ़ी। क्लासिकल फ़िलासफ़ी स्टार्ट होती है अरिस्टोटल से, सुकरात से, लेकिन सुकरात क्योंकि ख़ुद नहीं लिखता था, ख़ुद उसको किताबें लिखने का वो बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ था, तो उसका जो पहली किताब जो उसको इंटरप्रेट करती है वो प्लेटो की किताब है, द डायलॉग। और उसके बाद फिर अरिस्टोटल है, अरस्तु जिसे हम कहते हैं। तो ये जो क्लासिकल फ़िलासफ़ी है ये बुनियादी तौर पे प्रॉपर फ़िलासफ़ी है जिसमें सारे अलूम जो ब्रांचेज़ हैं फ़िलासफ़ी की उनको यूज़ किया गया है, जिसमें लॉजिक है, एथिक्स है जो डिस्कशन हुई है, पॉलिटिक्स पे डिस्कशन हुई है, मेटाफिज़िक्स है। तो ये सारी ब्रांचेस जो बाकायदा जिन पे काम हुआ वो क्लासिकल फ़िलासफ़ी में इस दौर में हुआ। अच्छा, इस दौर को स्टार्ट कहाँ से हुआ और क्यों, इसका बैकग्राउंड ये है कि ये जो एंशिएंट फ़िलासफ़ी का आखिरी दौर है इसमें एक ग्रोथ था सोफिस्ट्स, जो जिनका बिलीफ ये था कि रियलिटी जो है वो बिल्कुल सब्जेक्टिव होती है, वो हर आदमी के लिए अपना सच है, इसलिए जो भी मैं कहता हूँ वो मेरे लिए ठीक है, जो आप कहते हैं वो आपके लिए ठीक है, तो एक कॉमन ग्राउंड नहीं मिल सकती। तो वो इस तरह की बहस किया करते थे। तो उस बहस का जवाब देने के लिए सुकरात ने एक बाकायदा फ़िलासफ़ी को यूज़ करके उनका फ़िलासफ़ी के ज़रिए ही जवाब दिया कि ये सब्जेक्टिव नहीं है, कोई एक एसेंस भी होता है, कोई एक मीनिंग होता है जिसको बेस बना के हम डिफरेंट ओपिनियंस उसके निकाल सकते हैं उसमें से। अच्छा, ये जो दौर था ये तीन बड़े, पहले तो सुकरात था, फिर उसके बाद प्लाटो था, अफलातून, और उसके बाद अरिस्टोटल था। अरिस्टोटल ने जो मेजर काम किया है वो लॉजिक में किया है, उसने एक लॉजिक का सिस्टम डेवलप किया, और ये वो दौर था जब साइंटिफिक बुनियादों पे फ़िलासफ़ी पे काम हुआ। अच्छा, जब हम मेडिवल फ़िलासफ़ी में आते हैं तो वो है वो दौर जब इस्लाम में फ़िलासफ़ी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। वो इंट्रोड्यूस कैसे हुई? वो तर्जमे के ज़रिए हुई। जो ग्रीक फ़िलासफ़ी थी उसका अरबी ज़ुबान में तर्जमा होना शुरू हुआ। तर्जमा इस तरह इसलिए ज़रूरत पड़ी तर्जमे की कि जो मुसलमान थे उनका 200 साल तक तो फ़िलासफ़ी से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं रहा, लेकिन जब उनका कॉन्टैक्ट हुआ इनके साथ, क्रिश्चियंस के साथ कंपेयर करना शुरू किया, और इब्न सीना थे, ये दो बड़े लोग थे। लेकिन एक तीसरी तहरीक भी चल रही थी जो ग्रीक मिथोलॉजी या ग्रीक फ़िलासफ़ी से मुतासर नहीं थी, वो थी मुअतज़िला के स्कूल ऑफ थाट। इन्होंने ये इंडिजिनस इस्लामिक फ़िलासफ़ी इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये फ़ॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं था। इन्होंने ये बेसिकली स्टूडेंट ही था जो वासिल इब्न अता था, लेकिन इसने जो मेन स्ट्रीम इस्लाम है, जो मेन स्ट्रीम इंटरप्रिटेशन थी कुरान की, उससे थोड़ा हट के सोचना शुरू किया, और इसने कहा कि मैं तो इसको एक्सेप्ट नहीं करता, इसकी दूसरी एक इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। तो वो एक मुअतज़िला का एक अलग से एक फ़िलासफ़ी में वो कई सदियों तक चलता रहा। और उस वक्त ये मसाइल थे जिस तरह के कुरान जो है वो कदीम है या मखलूक है, ये हमेशा से था खुदा के साथ, या ये बाद में खुदा का कलाम है। तो इस तरह के इशू थे, और जब ये अवाम में ये चीज़ आई तो एक तरह से इंतशार भी शुरू हो गया, और कुछ उलमा का जो है वो एक ग्रुप बन गया, वो एक राय रखते थे, दूसरा जो था वो
दूसरी राय रखते थे। और जो उस वक्त खलीफा थे ये बनु उमैया और बनु अब्बास के दौर में ये एक तहरीक की तरह शुरू हुआ। और वो फिर जिसको पैट्रोनेज मिल जाती थी जिस ग्रोह को, वो दूसरों को विक्टिमाइज़ भी करता था और ये एक सिलसिला चलता रहा। जैसे इमाम अबू हम्बल जो है उनका इनसे इख्तलाफ था, तो उस वक्त के बादशाह ने उन्हें टॉर्चर भी किया, कैद में भी डाला, और सिर्फ एक फ़िलासफ़िकल थाट जो है वो डिफरेंट है दोनों का, और ये एक चलता रहा दौर। उसके साथ जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो तहरीक थी वो थी ये फ़लसफ़ियों की, जिसमें अल-फ़ाराबी और इब्न सीना है। और तीसरा नाम जो मगरब में है वो इब्न रुश्द का है, जो बेसिकली उस वक्त के स्पेन में जो थे वो थे। अब इन जो फ़िलासफ़ा थे इनको भी जवाब देने के लिए मुसलमानों के अंदर बिल्कुल कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं थी कि इतनी पावरफुल लॉजिक के ज़रिए काउंटर कर सकें। मतलब इनका ये अकायद थे या ये डिस्कशन इन चीज़ों पे करते थे कि जो है मरने के बाद ज़िंदगी, इसके कोई लॉजिक नहीं है और लॉजिकली इसको प्रूव नहीं किया जा सकता। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला जो है वो एक दफ़ा क्रिएशन की होगी उसने, लेकिन हर एक अमल में उसका अमल दखल नहीं हो सकता। तो इस तरह के मसाइल थे जो कि क्लियरली इस्लाम की जो आइडियालॉजी थी उससे हट के थे, लेकिन क्योंकि वो लॉजिक के ज़रिए बात करते थे इसलिए उसको जवाब देना बड़ा मुश्किल था। तो इसके लिए फिर इमाम गज़ाली जो हैं उनका बहुत बड़ा रोल है जी, और इलाज करना है इसलिए। इमाम गज़ाली जो हैं वो एक सूफ़ी भी थे, वो मेन स्ट्रीम इस्लाम के आलम भी थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने फ़लसफ़ा भी बहुत गहराई के साथ मुताला किया, और उस फ़लसफ़े की बुनियाद पे उन्होंने इन फ़लासफ़ा को जवाब देने की कोशिश की। और उनकी जो इस सिलसिले में जो किताब है वो है तहाफ़तुल फ़लासफ़ा, इनकोहेरेंस ऑफ फ़िलासफ़र्स। तो इसमें मैंने थोड़ा सा अभी मुतालिया इसका किया है। तो ये कुछ 17 मसाइल हैं जो उस वक्त उस दौर में थे, और उनका इन्होंने लॉजिक और फ़लसफ़े के हिसाब से ही जवाब दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था इस्लाम की फ़िलोसॉफ़िकल हिस्ट्री में। इमाम गज़ाली की ये वाली किताब जो है, जिसे तहफ़तुल फ़लासफ़ा कहा जाता है। जी अच्छा, ये एक टर्निंग पॉइंट इसलिए था कि इसमें ये तो हुआ कि उन फ़लसफ़ियों को जवाब दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ ये हुआ कि जो फ़लसफ़े के जो पॉजिटिव पहलू थे, जैसे मंतिक, साइंस का नॉलेज, उस पे भी डाउट होना शुरू हो गए, और लोगों ने जो उनका पॉजिटिव काम था उसको भी रद्द करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ से फ़िलासफ़ी की रवायत जो है वो यूरोप में मुंतकिल हो गई, क्योंकि जो यहाँ की अरबी थी, अरबिक टेक्स्ट था जो इनका, और जो इनकी कमेंट्रीज़ थी इब्न रुश्द वगैरह की, वो लैटिन में ट्रांसलेट होना शुरू हो गई, और उन्होंने इसको लेके इस पे जो है वो आगे प्रोग्रेस करना शुरू कर दी। लेकिन मुसलमानों ने इसको इमाम गज़ाली के बाद एक काउंटर आर्गूमेंट मिल गया, तो इन्होंने इसको किसी हद तक पसे पुश डाल दिया, और फ़िलासफ़ी की रवायत जारी तो रही लेकिन बहुत मध्यम और मेन स्ट्रीम में नहीं रही। अब यहाँ पे कुछ, अब इस दौर के एक्सपर्ट ये कहते हैं कि एक्चुअली ये टर्निंग पॉइंट था जब इस्लाम का गोल्डन एज जो है वहाँ पे वो तकरीबन वो ख़त्म हो गया, और उसके बाद ये दूसरा दौर शुरू हो गया जिसमें रवायत पसंदी और तहकीक से जो है वो दरगुज़र ये चीज़ें बाद में आना शुरू हो गई। इसके बाद भी जो फ़िलासफ़ी की रवायत है वो रही, और उसमें मतलब चंद एक जो हैं वो, एक दूसरी एक रवायत है इस्लाम में जो इब्न अरबी से स्टार्ट हुई, और वो है डायरेक्ट नॉलेज की रवायत, जिसको मुकाशफ़ा भी कहते हैं। और उनकी किताब अल-फतूहात अल-मक्किया, इसमें उन्होंने ये आर्गूमेंट दिया है कि जो है नॉलेज वो उसको रेवलेशन की तरह भी हो सकता है, जैसे वही तो है लेकिन आम आदमी को भी मुकाशफ़ात हो सकते हैं और उसके ज़रिए भी नॉलेज है। ये बेसिकली एपिस्टोमोलॉजी का मसला है कि नॉलेज जो है वो अटेन करने का उसका सोर्स क्या होता है। तो ये एक ब्रांच है फ़िलासफ़ी की जिसको उन्होंने जिस पे बहस की। इसके अलावा भी रवायत हमारी जो है उसमें इब्न खल्दून हैं जिन्होंने हिस्ट्री पे माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया, और उनकी किताब अल-मुक़द्दमा, मुक़द्दमा तारीख़
वो एक पॉलिटिक्स पे और फ़िलासफ़ी ऑफ हिस्ट्री पे ये बहुत एक बड़ी किताब है उनकी। एंड पे जो हमें फ़ाज़ल साहब ने थोड़ा सा हमें बताया वो मुल्ला सदरा के बारे में है, जो 1571 से 1640 तक उनका दौर है। तो इसमें उन्होंने एक नई फ़िलासफ़ी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, जिसे हिकमत मुतालियाई कहा जाता है, ट्रांसेंडेंस थियोसॉफ़ी। इन्होंने ये कहा कि जो रूल्स हमारे क्रिएचर पे लागू होते हैं या मखलूक़ात पे लागू होते हैं वो खुदा पे लागू हम नहीं कर सकते, वो एक बियॉन्ड फिज़िकल रियलिटी है। तो अगर हम उसी मंतक को और उसी लॉजिक को हम खुदा पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारी गलती होगी। और ये वाला उनका एक आइडिया था। और उन्होंने फिर जो इससे पहले की जितनी भी मुस्लिम फ़िलासफ़ी की रवायत थी उसको सिंथेसाइज़ भी किया। इब्न सीना से लेके इमाम गज़ाली जितने भी फ़िलासफ़ा थे उनकी सबकी फ़िलासफ़ी को कंबाइन करके उन्होंने अपनी एक फ़िलासफ़ी जो है, और उसका बहुत बाद में ईरान में और ओवरऑल मुस्लिम वर्ल्ड में एक बहुत उसका एक पॉजिटिव जो है एक इत्माद दोबारा से पैदा हुआ कि हम फ़िलासफ़ी को दोबारा से ओन भी कर सकते हैं और इसके ज़रिए प्रोग्रेस भी आगे कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे एक फ़िलासफ़ा की रवायत। जो ब्रांचेज़ हैं इस्लाम फ़िलासफ़ी की वो 6 हैं, या कुछ लोग इसको डिफरेंटली भी कर सकते हैं क्लासीफाइड, लेकिन नॉर्मली इस तरह से किया जाता है कि इसमें लॉजिक है, एथिक्स है, पॉलिटिक्स है, एस्थेटिक्स है, मेटाफिज़िक्स और एपिस्टेमोलॉजी। लॉजिक तो मंतक है जिसमें जो एक साइंस है, बल्कि अब एक साइंस की तरह उसको पढ़ा जाता है। एथिक्स जो है वो राइट और रॉन्ग की क्या ईवल है और क्या गुड है, इस पे जो डिस्कशन है वो एथिक्स है। जो पॉलिटिक्स है वो सियासियात पे बहस होती है कि कौन सा सिस्टम भी हो सकता है कि कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम बेहतर है, हुक्मरान किसको होना चाहिए, लॉज कैसे होने चाहिए, पनिशमेंट कैसी होनी चाहिए, ये सारी पॉलिटिक्स के अंदर आती है। एस्थेटिक्स जो है वो जमालियात है कि व्हाट इज़ ब्यूटी, और ब्यूटी का उसका भी एक कंट्रीब्यूशन है हमारी रवायत में कि एक जो कॉन्सेप्ट इस्लाम ने ब्यूटी का दिया है वो हमारे आर्किटेक्चर में, हमारी कैलीग्राफी में, हमारे हर जगह पे इस्लामिक जो भी नक्शो निगार हैं उनमें आपको नज़र आता है। और वो तैमूर साहब बेहतर जानते हैं, वो उसमें फिगरेटिव आर्ट नहीं है, उसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स या फ्लोरल डिज़ाइन है, तो उसकी भी एक पीछे फ़िलासफ़ी है कि ऐसा क्यों है। वो क्योंकि प्रोहिबिटेड था हमारे लिए फिगर जो हैं वो या शबी, तो फिर हमने उसको कंपनसेट किया ज्योमेट्री के डिज़ाइन के साथ। और फिर उसमें भी ये फ़िलासफ़ी है कि वो इवॉल्व होता है और एक यूनिटी की तरफ जाता है, तो वो तौहीद के साथ उसका एक ताल्लुक़ है। मेटाफिज़िक्स जो है वो यही है कि इलाहियात के बारे में डिस्कशन, अल्लाह का वजूद, फ़रिश्तों का वजूद या कॉस्मोस पे जो बहस है, जो बियॉन्ड फिज़िकल रिलीम है उसको जो डिस्कस करते हैं वो मेटाफिज़िक्स है। और एपिस्टेमोलॉजी है कि नॉलेज को अटेन करने का सोर्स जो है वो कितना रिलायबल है या नहीं है, इस पे जो डिस्कशन होती है वो एपिस्टेमोलॉजी उसे कहा जाता है। ये टाइम मेरा ख्याल है हो गया या जी रिलायबल है। यानी हम आम सोर्स तो हमारा हिस्सियात हैं, जो हमारा सोर्स है नॉलेज का, कि हम देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, तो इस पे ये रिलायबल है या नहीं है, अगर है तो इसको कैसे वेरीफाई किया जा सकता है। इसके अलावा भी जो सोर्सेज हैं इस्लाम में, तो डायरेक्ट रेवलेशन का कॉन्सेप्ट है, तो उस पे भी जो बहस होती है वो भी एपिस्टेमोलॉजी जी, कि नॉलेज को अटेन जब कर रहे हैं आले क्या है और फिर वो अंदर प्रोसेस कैसे होता है, जी, इसके दो पहलू रिसेंटली हमने लेक्चर सुना जी आलिम बाहर के सेंसेस हैं, हमारी सेंसेस के बियॉन्ड भी तो आलिम मौजूद है, वो कुछ तो बहस होती है। अच्छा, ये कैटेगरी है, मतलब हम उसको भी इंक्लूड करते जी, उसको भी जो भी है। सोर्सेज हैं, अगर कोई मानता है उसको या नहीं मानता उन सोर्सेज को। मुल्ला सदरा की एपिस्टेमोलॉजी फ़र्क होगी एग्जैक्टली इब्न सीना से और अल्लाह जी। लॉजिक जो है वो इस पे थोड़ा सा अगर 2 मिनट हों, लॉजिक जो है वो कुरान में बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है और इस पे ज़ोर भी दिया गया कि आप लॉजिक यूज़ करो अपने फ़ैसलों में। और लॉजिक 2 तरह के मेथड हैं लॉजिक में, एक इंडक्टिव मेथड और एक डिडक्टिव मेथड।
इंडक्टिव मेथड ये है कि आप मुख्तलिफ़ मिसालें देखते हैं, मुशाहदात करते हैं और उनको फिर अप्लाई करते हैं एक नतीजे पे पहुंचने के लिए। जैसे कुरान में जगह जगह पे है कि आप मुशाहदा करें और आप जो है सोचें, देखें, तो उसका यही है कि आप एक नतीजे पे पहुंचेंगे उसके ज़रिए। तो इंडक्टिव मेथड जो है वो कुरान ने बहुत ज़्यादा इस पे ज़ोर दिया है। दूसरा डिडक्टिव मेथड है कि आप जनरलाइज़ करते हो कि जो है हम एक फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम सब इंसान हैं और इरफान साहब जो हैं वो भी एक इंसान है, इरफान साहब एक फ़र्द हैं और क्योंकि वो एक ग्रोह का हिस्सा हैं तो वो भी एक इंसान है। तो ये डिडक्टिव मेथड जो है ये इसकी यूटिलिटी तो है लेकिन ये बहुत डेंजरस भी है। ये जो इस वक्त हम देखते हैं माशरे में एक जनरलाइजेशन का और जजमेंटल होने का एक ट्रेंड, वो इसी वजह से कि अच्छा ये ग्रोह है तो ये इस तरह का होगा और ये ग्रोह है तो ये इस तरह का होगा। हम ग्रोह का जो एक आइडिया है वो इंडिविजुअल पे अप्लाई कर लेते हैं। तो ये एक दूसरा मेथड है। इसके लिए कुरान में ये एक आयत है, इन्न फ़ी खल्क़िस समा जी वो जो इंडिविजुअल है वो उसका हिस्सा भी हो सकता है ग्रोह का, मगर उसकी अपनी भी एक एग्जैक्टली सोच हो सकती है या आइडियाज़ हो सकते हैं। जी, इसलिए ये एक जनरलाइज करने के लिए तो इजी है कि ये एक मेथड, लेकिन ये डेंजरस इस तरह है कि हम इंसान जो है इसको अप्लाई कर देता है हर एक पे कि ये इस ग्रोह से है या इस कौम से ताल्लुक़ रखता है तो इसके ये एट्रीब्यूट्स होंगे। जी, तो ये एक आखिरी एक इसको फिर फिनिश करते हैं। ये 30 जी ऐसा है। इन्न फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। Indeed, in the creation of the heavens and the earth and the alternation of the night and the day are signs for those of understanding। ये इंडक्टिव मेथड जो है उसकी तरफ इशारा है कि ये जितने भी साइंस हैं जब ये इंसान देखता है तो वो एक नतीजे पे पहुंचता है और वो नतीजा जो है वो कुरान कहता है कि वो तौहीद है या कुरान खुदा का वजूद है। ये एक जो है ना, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।